अनलाइक एनी प्रोडक्ट जो हम अपने आसपास देखते हैं, वेदर इट इज अ पेन, एसी, ट्यूबलाइट, लैपटॉप, एनीथिंग, देयर आर प्रोडक्ट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, जैसे शेयर्स, जिन्हें हम कमोडिटी मार्केट के नाम से भी जानते हैं। वी हैव शेयर्स, वी हैव डिबेंचर्स, वी हैव बॉन्ड्स, राइट, वी हैव म्यूचुअल फंड्स। अब तक तो आपको पता चल गया होगा ना, म्यूचुअल फंड मेरा फेवरेट है। बट दिस इज समथिंग विच इज़ रियली ईजी फॉर ऑल ऑफ अस टू रिलेट, क्योंकि हम लोग हर रोज़ इसकी एडवर्टीजमेंट टीवी पर देखते ही हैं। तो जैसे हमारे बाकी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, उनके बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, वैसे ही बेटा कमोडिटी मार्केट के अंदर डील किए जाने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ऑप्शंस भी आ जाते हैं इसमें, डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं, इन सब के बारे में आप सीए फाइनल और सीए इंटर में भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी बोली हैं, दीज आर ऑल्सो कमोडिटीज़ जिनकी ट्रेडिंग की जाती है। और इनकी जो ट्रेडिंग की जाती है वो बहुत ही क्विक होती है, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड इनका दाम चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। और इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमने चैप्टर नंबर 5 में भी इसके बारे में पढ़ा था। बट ओवर हेयर इन दिस सेगमेंट वी विल स्टडी अबाउट certain specific terms that we use in the stock market or that we use in the financial market. ठीक है, so नोट्स में जाने से पहले, उन वर्ड्स को डिस्कस करने से पहले, आई वॉन्ट टू शेयर फ्यू चार्ट्स विद यू. I want to discuss few terms with you through these charts, just to give you a brief idea as to what we are going to discuss in another half an hour or 45 minutes. तो एज आई टोल्ड यू कि शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, तो ये सब हैं क्या? ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट? शेयर क्या होता है? एक कंपनी जब किसी बंदे से पैसा उठाती है, जब कैपिटल लेती है, तब वो उसे बदले में शेयर देती है, सर्टिफिकेट होता है, इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर, राइट, जिसके ऊपर पूरी चीज़ें लिखी होती हैं कि फलाना बंदा इतने शेयर का मालिक है मेरी कंपनी के अंदर, उस शेयर की फेस वैल्यू इतनी है, जो कि आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा. सो ऑल सच थिंग्स आर मेंशन्ड ऑन अ पीस ऑफ पेपर जिस विच इज़ हाईली यू कैन से वैल्यूएबल. उसकी वैल्यू इट्स जस्ट लाइक कैश इन हैंड, राइट, बिकॉज शेयर्स आर ट्रांसफरेबल. तो इन सारी चीज़ों की, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, इन सब की मार्केट है जिसके अंदर एक बायर होता है और एक सेलर होता है. ठीक है, जो बायर होता है वो क्या चाहेगा? बायर चाहेगा कि मुझे कम से कम दाम में शेयर मिल जाए. सेलर क्या चाहेगा? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दाम में शेयर बेचने का मौका मिल जाए, राइट? दोनों अपना अपना फ़ायदा चाहेंगे. तो हम ये बोलते हैं कि सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर जब बायर और सेलर प्राइस डिटर्मिन करते हैं प्रोडक्ट का, कि शेयर का दाम क्या होगा, शेयर की वैल्यू क्या होगी, तो ये लोग अपने अपने प्राइजेस को कोट करते हैं, जिसके बाद एक कंक्लूजन फॉर्म होता है जिसमें हम लोग दाम को सेट कर देते हैं. तो ओवर हेयर वी से दैट जो बायर है, जो सिक्योरिटी खरीदेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही पे करेगा. मतलब वो एक मैक्सिमम लिमिट लगाएगा कि देखो भैया, मैं इससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं तुम्हें देने वाला, इतने में तुमने पैसा लेकर शेयर देना है तो ठीक है, वरना चलो आगे. और जो सेलर होगा वो क्या कहेगा? वो ऑपोजिट कहेगा. वो कहेगा मैं कम से कम इतना तो चार्ज करूंगा. देख, ये लोअर लिमिट सेट करेगा और ये अपर लिमिट सेट करेगा. जो बायर है वो अपर लिमिट सेट करेगा और जो सेलर है वो लोअर लिमिट सेट करेगा. बायर will set the highest price which he is willing to pay and seller will set the lowest price which he is willing to accept. ठीक है ना? जो बायर हाईएस्ट प्राइस सेट करता है उस प्राइस को कहते हैं बिड. ही इज बिडिंग कि देखो मैं इतना ही पे कर सकता हूं. और जो सेलर है वो आस्क या ऑफर करता है फॉर द लोएस्ट प्राइस. गॉट इट? तो बायर कहेगा कि देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना दूंगा और सेलर कहेगा मैं कम से कम इतना तो लेकर ही रहूंगा. बिड एंड ऑफर, बिड एंड आस्क, बिड बायर, बी फॉर बिड, बी फॉर बायर. ठीक है, इसका ऑपोजिट होता है आस्क,
वो सेलर का है। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेज, वेरी इंटरेस्टिंग। आर्बिट्रेज के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि एक इंसान दो डिफरेंट कंट्रीज के सिक्योरिटीज को साइमल्टेनियसली परचेज एंड सेल कर रहा है, उसे हम आर्बिट्रेज कहते हैं। So he is simultaneously buying the security and immediately then selling the security to someone else. That is arbitrage. उसके बाद आता है बेटा बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। ये आपने सुना भी होगा, बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। कभी बुल को देखा है? बुल क्या करती है? बुल जब भी अटैक करती है तो वो अपना सिर नीचे कर कर अपने सींग से अटैक करती है, और जो बेयर है वो बेचारा अटैक नहीं करता, वो तो अटैक से बचता है, और वो ऐसे अपने हाथ अपने मुंह के सामने रखकर अटैक से बचने की कोशिश करता है ना। वो हमेशा बचने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि बेयर वीक होता है और बुल बहुत स्ट्रांग होती है। और इन्हीं दो एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके स्टॉक मार्केट के अंदर दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। बुल मार्केट इज वेयर द इन्वेस्टर इज विलफुल, इन्वेस्टर पॉजिटिव है, इन्वेस्टर बहुत स्ट्रांग परसेप्शन के साथ है कि भैया स्टॉक मार्केट तो बढ़ने वाली है, स्टॉक मार्केट ग्रो करेगी, दाम बढ़ेंगे सिक्योरिटीज के, तो खरीद लो, खरीदो और उन्हें बेच दो ताकि हमें प्रॉफिट्स हो सके। ठीक है, तो वेयर द इन्वेस्टर इज विशफुल दैट द प्राइसेस ऑफ स्टॉक विल इंक्रीज, देयरफॉर ही इन्वेस्ट जेनरसली, ही हैज अ पॉजिटिव अप्रोच, ही हैज अ स्ट्रांग अप्रोच। वेयर इन बेयर मार्केट वो होती है जिसके अंदर इन्वेस्टर को लगता है कि दाम घटेंगे, दाम बढ़ेंगे नहीं, दाम घटेंगे, इसलिए मुझे इन्वेस्ट भी कम करना चाहिए क्योंकि मेरे को कोई ज्यादा मुनाफा नहीं होने वाला इन सिक्योरिटीज को बेचकर। तो इसीलिए वो नेगेटिव अप्रोच का होता है, वो रिस्क नहीं लेता, जबकि बुल रिस्क लेता है, बेयर रिस्क नहीं लेता, रिस्क इज नॉट हिज कप ऑफ टी। ठीक है, ये बच बच के फूक फूक के कदम रखता है, ये बिंदास जिगरे के साथ रिस्क लेता है। ठीक है जी, दिस इज नोन एज बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। उसके बाद आता है हमारे पास बदला ट्रांजैक्शन बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं ये एक मैकेनिज्म क्या है। देखो, देयर इज ऑलवेज एन इन्वेस्टर जिसके पास पैसा है ना, ही हैज क्विक मनी, लेकिन वो बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? उसे लगता है कि यार जितना मुझे बैंक में इंटरेस्ट मिलेगा ना, उससे बेटर है कि मैं किसी सिक्योरिटी को खरीद लूँ, वहां से ज़्यादा मुझे पैसा मिल जाएगा, बुलिश। ठीक है, तो वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है सेबी के थ्रू। अब इसमें क्या होता है, इन दोनों में इन्वेस्टर जो सिक्योरिटी खरीदना चाहता है और सेलर कोई कंपनी जो सिक्योरिटी बेचना चाहती है, इन दोनों के बीच का जो लिंक है, इंटरमीडियरी है, वो होता है बेटा ब्रोकर। वो कौन होता है? ब्रोकर। अब ये जो ब्रोकर है ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक पूरी फर्म ऑफ ब्रोकर्स भी हो सकती है। जो ब्रोकर्स होते हैं वो सेबी रेगुलेट करता है, ब्रोकर्स को सेबी के अंडर आते हैं, सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं, है ना। हमने देखा था सेबी ब्रोकर्स को रेगुलेट करती है ताकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो सके। सो ब्रोकर इज नथिंग बट इन्वेस्टर और बिजनेसमैन के बीच का इंटरमीडियरी, जो कि इंडिविजुअल भी हो सकता है और फर्म भी हो सकती है, और ये बदले में अपनी ब्रोकरेज फी, कमीशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट इज यस, मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम आपको डीमैट अकाउंट के बारे में नॉलेज है? क्योंकि पता है क्या होता है, शेयर्स हमेशा, इनफैक्ट इफ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल थिंग्स ऑल्सो, मेरा भाई है, ही इज़ इन कॉलेज राइट नाउ, एंड उसे ना नया नया शौक चढ़ा, कोविड के दौरान कॉलेज भी बंद हो गए, घूमना फिरना भी बंद हो गया, तो वो घर पे ही था। एंड हम लोग हमेशा उससे पूछते होते थे कि हर्ष तो क्या करना चाहता है लाइफ में, व्हाट डू यू वांट टू डू? तो ही वाज लाइक दीदी मैं सीए नहीं करना चाहता बिकॉज हमारी फैमिली में एक सीए है ऑलरेडी, मैं लॉ भी नहीं करना चाहता बिकॉज हमारी फैमिली में लॉयर भी है, और मैं बिजनेस भी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि हमारी पूरी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से है, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। और उसे ना शेयर, सिक्योरिटीज, इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, तो आजकल ना वो स्टडी कर रहा है इन सारी चीज़ों के बारे में कि क्या होता है। तो वो बड़े ही क्यूरियोसिटी से मेरे पास आता है और कहता है दीदी आपको डीमैट अकाउंट के बारे में पता है? मैंने आज ही देखा था कि सिक्योरिटी मार्केट के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है ना तो आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। यस,
अगर सिक्योरिटी मार्केट के अंदर आपको ट्रेड करना है तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, चाहे आप बायर हो चाहे आप सेलर हो, ठीक है। अब ये डीमैट होता क्या है? डीमैट इज नथिंग बट जस्ट लाइक योर पासबुक। मतलब सिक्योरिटी मार्केट के अंदर जो भी हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जो भी सिक्योरिटीज को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगी। उसे हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा बैंक के साथ, बैंक में हम पैसा जमा कराते हैं, निकलवाते हैं, बहुत सारी पेमेंट्स करते हैं, तो एक पासबुक होती है ना जिसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन्स रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, जो आप डे एंड के बेसिस पर, मंथ एंड के बेसिस पर या ईयरली बेसिस के ऊपर देखते हो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हुए। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। तो होता क्या है, बेसिकली एक इन्वेस्टर होता है जो कि अपने सेविंग अकाउंट में से फंड ट्रांसफर करता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट दैट इज ओपन विद सेबी। हम लोग सेबी के पास एक अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। इस ट्रेडिंग अकाउंट में हम सेविंग अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जो ब्रोकर है वो हमारे साथ फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू हमेशा कनेक्टेड रहता है और वो हमारे बिहाफ पर हमारी ही एडवाइस या कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे बिहाफ पर शेयर्स खरीदता है या बेचता है इस ट्रेडिंग अकाउंट में से पैसा यूज करके, ठीक है ना। अब ये जो काम कर रहा है, कल को वो इससे मुकर ना जाए और मेरे पास पूरा ट्रैक हो कि मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा कहाँ कहाँ यूज हुआ, उसके लिए हम एक पासबुक की तरह एक स्टेटमेंट जनरेट करते हैं इन आर डीमैट अकाउंट। So Demat account is nothing but a digital account in which all the transactions regarding the securities market which you have done are reflected. Fine. So we have saving account, we have trading account, and then we have Demat account which is just like a passbook. Cool? All right. आगे चलते हैं। बदला ट्रांजैक्शन पे बेटा आ ही जाते हैं। अब मैं ना आपसे ऐसे ऐसे टर्म्स यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही न्यू हैं आप लोगों के लिए। बाद में जब हम नोट्स में जाएंगे तो बहुत सारे टर्म्स ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग दोज राइट नाउ। पहले हम उन टर्म्स को देख लेते हैं जो बहुत न्यू टर्म्स हैं। एक है बदला ट्रांजेक्शन। बदला क्या होता है? रिवेंज। लेकिन यहाँ पर बदला ट्रांजेक्शन वो नहीं होता। बेसिकली मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास अभी मनी नहीं है, ठीक है। तो मेरा एक फ्रेंड है जो शेयर मार्केट में बहुत एक्टिव है और डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस करता है, बाय एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ करता है। तो मैंने उसे बोला कि देख भाई, तो रोज़ ही शेयर मार्केट के अंदर डील करता है ना, तो मेरे बिहाफ पर कुछ शेयर्स खरीद ले, ठीक है। मेरे पास जब पैसा आएगा मैं तेरे को वापस दे दूँगी। पर आपको पता है बिजनेस में कोई दोस्ती यारी नहीं होती और शेयर मार्केट में तो वैसे ही नहीं होती। तो मेरे फ्रेंड ने क्या किया, मेरे फ्रेंड ने कहा कि देख, मैं तेरे नाम पर सेबी में शेयर्स खरीदकर उन्हें वहीं पर ब्लॉक करवा देता हूँ। उनकी एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेता, मतलब वो मेरे डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। पर मैं उन्हें होल्ड पे डाल देता हूँ, तो इतने दिनों में मुझे पैसे दे दियो और फिर मैं पैसा पे करके तेरे डीमैट अकाउंट के अंदर वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट कर दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने डिले कर दिया शेयर्स को खरीदना तो शायद मुझे लॉस हो जाए। अभी मुझे बहुत अच्छे दाम पर शेयर मिल सकते हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट की, ठीक है ना। तो उसने एक्चुअली में शेयर ना खरीद कर शेयर को होल्ड करवा दिया, उसकी डिलीवरी नहीं ली, उसकी सेटलमेंट नहीं की, एक्चुअल सेल ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं की, ठीक है। कल को जब मैं उसे पैसा दूंगी तो वो भी चालू है, वो कहेगा मेरे को थोड़ी कमीशन दे, है ना। वो मुझसे थोड़ी सी कमीशन लेगा और बाकी का पैसा पे करके एक्चुअल डिलीवरी करवा कर मेरे नाम पर शेयर्स खरीद लेगा। उसे कहते हैं बदला ट्रांजैक्शन, वेयर इन द इन्वेस्टर डज नॉट हैव मनी बट ही हैज समवन हु इज ऑल्सो एन इन्वेस्टर एंड ही रिक्वेस्ट दैट इन्वेस्टर कि तू मेरे बिहाफ पर फलाने शेयर में इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। और वो वहां पर शेयर्स सेबी के पास होल्ड पे करवा लेगा। कब तक? जब तक मैं उसे पैसा नहीं दे देती।
इसे कहते हैं बदला ट्रांजैक्शन। फाइन। उसके बाद बेटा ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, पहले कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं। सबसे पहला टर्म है बेस प्राइस। बेस प्राइस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ स्टॉक प्राइसेस। बेसिकली ट्रेडिंग डे की बिगिनिंग का दाम बेस प्राइस होता है। ट्रेडिंग डे क्या होता है? जिस दिन ट्रेडिंग हुई, मतलब हर रोज ट्रेडिंग होती है, मंडे टू फ्राइडे एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज। सैटरडे संडे स्टॉक मार्केट बंद रहती है, ठीक है। तो ट्रेडिंग डे का शुरुआती दाम, ओपनिंग प्राइस ऑफ अ स्टॉक is known as base price. Beta measures the fluctuations in stock prices. So this is nothing but, हम बोलते हैं ना change, हम triangle use करते हैं, that is beta. That is the fluctuation in the stock price. Basket trading होती है जब हम एक से ज्यादा सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेड करते हैं at the same point of time. जैसे सेंसेक्स में 30 स्क्रिप्ट्स हैं। अब ये सारी चीजें ना बहुत डिटेल में है, तुम लोगों के लिए इस लेवल पर समझने की जरूरत नहीं है। सेंसेक्स के अंदर या निफ्टी तुमने सुना होगा, इसके अंदर 50 तरीके के शेयर्स या स्टॉक्स होते हैं, है ना। तो जब हम इसी निफ्टी के मोर देन वन टाइप ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेड करें तो वो क्या होगा? बास्केट ट्रेडिंग। सिमिलरली 30 स्क्रिप्ट्स ऑफ सेंसेक्स जब वो इकट्ठे एट वन गो ट्रेड किए जाएंगे उसे हम कहेंगे बास्केट ट्रेडिंग। फिर आता है बिजनेस डे या ट्रेडिंग डे। ट्रेडिंग डे मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज। ट्रेडिंग सेशन सुबह 9:15 बजे से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक ट्रेडिंग सेशन होता है। 9:15 से 3:30 के बीच में आप लोग ट्रेड कर सकते हो सिक्योरिटीज की। स्टॉक मार्केट जो है वो 9 बजे खुलती है, लेकिन 9 से 9:15 इज दी प्री ओपनिंग सेशन, जिसके अंदर पिछले दिन का सारा कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। कोई ट्रांजैक्शन में मॉडिफिकेशन है वो की जाती है, अपडेशन है वो की जाती है। सो बेसिकली दिस इज द बैक एंड वर्क, ठीक है ना। इन्वेस्टर का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये स्टॉक एक्सचेंजेस की बात हो रही है, ब्रोकर्स की बात हो रही है। बुक क्लोजर क्या होता है? अपडेटिंग मेंबर्स का रजिस्टर। हर कंपनी अपने मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन करती है, एक डेटा मेंटेन करती है, तो उसे बुक क्लोजर कहते हैं जब हम अपने मेंबर्स के रजिस्टर को अपडेट करते हैं। क्लोज प्राइस, स्टॉक जिस दाम पे ट्रेड किया जाएगा उसे क्लोज प्राइस कहते हैं। बेस प्राइस होता है जो पिछले दिन एंडिंग प्राइस था, अगले दिन ओपनिंग हो गया। क्लोज प्राइस होता है जिस पर डील पक्की हो गई, इस दाम पर अब शेयर खरीद लो, बिक गया, दैट इज दी क्लोज प्राइस, ठीक है। फाइन, दीज वर दी सिंपल टर्म्स। मैं ऑप्शंस पर आऊंगी, आई एम नॉट लीविंग देम, हम इसे एंड में डील करेंगे ऑप्शंस को। पहले जो हमने पढ़ा है उसे एक बार नोट्स में से भी देख लेते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट बेटा, स्टॉक मार्केट के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहला टर्म है एजेंट। एजेंट स्टॉक मार्केट में कौन होगा? ब्रोकर, राइट, जो कि इंडिविजुअल भी हो सकता है या फर्म भी हो सकती है, जो हमारे बिहाफ पर ट्रेडिंग करेगा। अमोर्टाइज, किसी भी चीज को अमोर्टाइज करना मतलब उसके एक्सपेंस को फिक्स पीरियड टाइम पर, फिक्स पीरियड पर एक्सपेंस करना, या कह लो बुक करना। एन्युटी, हमें पता है क्या होती है एन्युटी। ड्यू क्या होती है? एन्युटी हुज पेमेंट्स अकर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। एन्युटी क्या होती है हमें पता है, हमने पिछले ट्रांजैक्शंस में भी देखी है, हमने अकाउंट्स में भी देखी है। अभी अगर मुझे तुम्हें इजी टर्म्स में समझाना हो तो एन्युटी इज नथिंग बट सीरीज ऑफ पेमेंट्स ऑफ एन इक्वल अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अप्रिसिएशन, जैसे लैंड अप्रिशिएट होता है, लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट होती है, दैट इज अप्रिसिएशन। आर्बिट्रेज हमने देखा था, आर्बिट्रेज इज साइमल्टेनियस परचेज और सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कमोडिटीज या इंस्ट्रूमेंट, और हमें ये भी पता है कि हम इसे साइमल्टेनियसली डिफरेंट मार्केट्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं ताकि हम लोग प्राइस वेरिएशन से फायदा उठा सके, ठीक है। उसके बाद एसेट क्या होता है हमें पता है, आस्क और ऑफर हम देख चुके हैं। सेलर आस्क करता है, ऑफर करता है लोएस्ट प्राइस पे, कम से कम इतना दाम तो भैया मैं तुमसे चार्ज करूंगा ही करूंगा। ऑडिट क्या होता है?
ऑडिट सीए का काम होता है। क्या काम होता है? एग्जामिन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, राइट? सो केयरफुल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट ऑडिट। सेबी के अंडर बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उन सबका ऑडिट करना, ठीक है? उसके बाद करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल एसेट। आई एम अज्यूमिंग कि तुम सबको ये चीजें आती हैं। बताओ मुझे करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट वो एसेट होती है जो इजीली कन्वर्टेबल इन कैश होती है विद इन अ स्पैन ऑफ लेस देन 1 ईयर। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? फिक्स्ड एसेट होता है जो इजीली कन्वर्टेबल इन कैश नहीं होती 1 साल में। ये वैल्यूएबल आइटम्स होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा चलती हैं, जैसे लैंड, ऑल्दो इट हैज़ मैनी characteristics, लेकिन just to tell you in सरल भाषा I am using this language and definition. उसके बाद intangible asset जैसे हमारे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। फाइन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं, राइट? तो इंटेंजिबल एसेट्स को क्या करते हैं? अमोर्टाइज करते हैं। अभी हमने ऊपर टर्म पढ़ा था ना, अमोर्टाइज। हम यूजुअली अमोर्टाइजेशन करते हैं ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड नॉट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट टर्म दैट वी नीड टू लुक एट इज बैड डेट। क्या होता है बैड डेट? नुकसान हो जाता है ना, कोई डेटर जो पैसा ना दे उसे बैड डेट कहते हैं। सो बैड डेट आर द अमाउंट्स ओड टू अ कंपनी दैट आर नॉट गोइंग टू बी पेड। मैंने किसी को क्रेडिट पर सेल किया कोई प्रोडक्ट, ठीक है? उसने मेरे को बोला मैं 1 महीने बाद आपको पैसा दे दूंगा, और 1 महीने बाद वो नहीं आया। हम उसे फोन भी कर रहे हैं, वो फोन भी नहीं उठा रहा। बैड डेट, वो पैसा नहीं आएगा अब। ओके, बैलेंस शीट क्या होती है? मैं इसे डिस्कस भी नहीं कर रही हूँ। आई एम श्योर यू पीपल नो व्हाट इज बैलेंस शीट। व्हाट इज अ बैलेंस शीट? यस, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अच्छा, बैलेंस शीट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम बनती है या एज ऑफ अ स्पेसिफाइड डेट बनती है? यस, एज ऑफ अ स्पेसिफाइड डेट बनाई जाती है बैलेंस शीट। वेरी गुड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट होता है जो या तो रजिस्टर्ड होता है ओनर के नाम में, ठीक है? इट इज अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट जो कि इजीली ट्रांसफरेबल है, और जो उसे बियर करेगा उसे उसका पैसा मिल जाएगा। बुक वैल्यू हमें पता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। अच्छा, अगर हम टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज कर रहे हैं तो क्या बुक वैल्यू 0 नहीं होएगी? राइट, यहां पर हम टोटल लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम कैपिटल की बात नहीं कर रहे। ओके, बुक वैल्यू ऑल्सो मीन्स द वैल्यू ऑफ एसेट एज रिकॉर्डेड ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एज ऑफ अ पर्टिकुलर डेट, स्पेशली जिस डेट पर बैलेंस शीट बनाई जा रही है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस। इकोनॉमिक्स में हमने इसे बहुत बार यूज किया है। बजट, व्हाट इज अ बजट? बजट इज अ डिटेल प्लान फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में मुझे कहाँ कहाँ से सोर्सेज ऑफ फंड्स मिलेंगे और वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो जाएंगे, दैट इज नोन एज अ बजट। बेयर मार्केट हमें पता है क्या होती है? बेयर मार्केट में ऑपरेट करने वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें बेयर बोला जाता है, जो कि नेगेटिव अप्रोच के होते हैं। उन बेचारों को हमेशा लगता है कि दाम कम होएगा, इसीलिए वो सोच समझकर डर डर कर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। परफेक्ट। बेस प्राइस वी नो, हमने देखा था, बेस प्राइस इज द ओपनिंग प्राइस ऑफ द ट्रेडिंग डे। बास्केट ट्रेडिंग हम देख चुके हैं, बेयर मार्केट हम देख चुके हैं। बदला ट्रांजैक्शन, गाइस बदला हमने देख लिया, बट आई वांट टू रीड दिस डेफिनेशन विद यू। सी, अब क्योंकि दिस इज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज, तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे, और कुछ टर्म्स तो ऐसे होंगे जो हमने अपनी कभी ज़िंदगी में नहीं सुने होंगे। उनसे डरना नहीं है। अच्छी बात यह है कि हमारा पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, हमें बस स्टेटमेंट रीड करनी है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करनी है कि ये बोल क्या रहे हैं, एंड देन इट इज वी नो व्हाट इज द आंसर, राइट? बदला में होता क्या है? बदला में सबसे पहला सेम पीरियड में सेटलमेंट नहीं होती, राइट? याद है, मेरे फ्रेंड ने शेयर्स को होल्ड पर कर दिया था, उसने खरीदा नहीं था, उसने सेटल नहीं किए थे। सो कैरी फॉरवर्ड ऑफ अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू अनदर सेटलमेंट पीरियड विदाउट अफेक्टिंग डिलीवरी। याद है, डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्शन नहीं थी ट्रांजेक्शन की,
बदला involves carrying forward of a transaction from one settlement period to another. Carry forward is done using the markup price. अभी तो तुम्हें इसी में पता चल जाएगा कि बदला ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसके अंदर हमें ये याद रखना है कि बदला ट्रांजैक्शन में कुछ चार्जेस होते हैं. मेरा फ्रेंड मुझसे कमीशन ले रहा था, याद करो, दैट इज द चार्ज आई हैव टू पे, ठीक है, जिसे हम बदला चार्जेस भी कहते हैं. मार्जिन मनी भी हमें पे करनी पड़ती है सिक्योर्ड. अब सेबी तो कहेगी भैया मेरी सिक्योरिटी तो बिकने के लिए तैयार है, मैं तेरे लिए होल्ड क्यों करूं, तो तुम कुछ उन्हें मार्जिन पेमेंट करोगे, मार्जिन चार्जेस पे करोगे ताकि वो लोग होल्ड कर ले सिक्योरिटी आपके लिए. उसके बाद आता है बेटा, है ना. बीटा हम पढ़ चुके हैं, इट इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ चेंज और वेरिएशन इन द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक्स. बिड हम लोग देख चुके हैं, बॉन्ड्स हम लोग देख चुके हैं. बॉन्ड बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है. ब्लू चिप कंपनीज. नाउ व्हाट आर ब्लू चिप्स? Blue chips are nothing but shares of large, well-established and financially sound companies. जो large, well-established, financially sound companies होती हैं, उनके shares को blue chip कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इन shares के बदले हमें dividend मिलता ही मिलता है, इन shares के बदले हमें earnings होती ही होती हैं. चाहे मार्केट के अंदर मंदी चल रही है, फिर भी इनके अगेंस्ट हमें डिविडेंड मिल जाएगा. उसे ब्लू चिप शेयर या ब्लू चिप कंपनी हम कह सकते हैं. फाइन, ओके. देन ब्रोकरेज. ब्रोकरेज फर्म हमें पता है क्या होती है. बुल मार्केट हम देख चुके हैं, बिजनेस डेज हम देख चुके हैं, बिड एंड ऑफर देख चुके हैं. बोनस हम सबको पता है बोनस क्या होता है. बोनस शेयर सुना है ना, क्या होता है बोनस शेयर? यस, बोनस शेयर होता है जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, राइट. बुक क्लोजर. बुक क्लोजर अपडेशन ऑफ मेंबर्स रजिस्टर. ब्रोकरेज कमीशन पेड टू दी ब्रोकर. बुल जो बुल मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहा है. बिजनेस रिस्क मेरा पैसा डूब जाएगा. बायर जो सिक्योरिटीज खरीदेगा. कूल, ठीक है. अब हम चलेंगे सी अल्फाबेट के टर्म्स पर. नेक्स्ट टर्म इज कॉल ऑप्शन. मैं इसे 1 मिनट के लिए पेंडिंग कर रही हूँ, ठीक है. क्लोज प्राइस. क्लोज प्राइस हमने देखा था, फाइनल प्राइस एट विच द स्टॉक इज ट्रेडेड ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे. कैपिटल बजटिंग हम सबको पता है, जब हम कोई फिक्स्ड एसेट के खर्चे को बजट करते हैं उसे कैपिटल बजटिंग कहते हैं. बेसिकली आई एम अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और मेरे को अपने फैक्ट्री के अंदर एक एसेट, एक इक्विपमेंट, एक मशीनरी इंस्टॉल करनी है. अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं. मैं उन दोनों ऑप्शंस के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूंगी और फिर देखूंगी कि जो इन्वेस्टमेंट मैं आज की डेट में इस मशीन पर कर रही हूँ, सपोज दैट इज 10 लाख रुपीज, तो ये 10 लाख रुपए मुझे ये मशीन कितने टाइम में कमा कर देगी. उसे कहते हैं कैपिटल बजटिंग. टू प्लान द एक्सपेंडिचर ऑन एसेट whose cash flows are expected to extend beyond 1 year. Capital gains yield. Capital gain yield is during a given year dividend by the beginning price. मतलब capital gain yield is nothing but dividend जो हम अर्न करते हैं अपनी कैपिटल फाइनेंशियल एसेट्स पर. कैपिटल मार्केट कौन सी होती है? जो स्टॉक्स में ट्रेड करती है. कैश बजट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश बजट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है कितना खर्चा किया कैश में, कितनी रिसीट्स आई. कैश बजट बताता है कितना खर्चा होगा कैश में और कितनी रिसीट्स आएंगी, क्योंकि बजट है तो फ्यूचर रिलेटेड है. क्रेडिट पीरियड, टाइम जितने के लिए आपको क्रेडिट ग्रांट किया गया. क्लोजिंग प्राइस, ट्रेड प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग डे. कमर्शियल पेपर हम सबको पता है अनसिक्योर्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स जो लार्ज फर्म्स इशू करती हैं दूसरी फर्म को पैसा देते हुए. ओके, देन वी हैव कमोडिटीज जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर डील करते हैं. कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जैसे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, डिबेंचर्स जो बाकी सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कन्वर्टेबल डिबेंचर अकाउंट्स में जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, लाइक दैट.
कंसोलिडेशन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ टू और मोर एंटिटीज दैट अकर व्हेन एंटिटीज ट्रांसफर आइदर ऑल ऑफ देयर नेट एसेट्स टू अ न्यूली क्रिएटेड एंटिटी। क्रेडिटर्स कौन होते हैं हम सबको पता है, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। डिबेंचर, डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम किसी से पैसा ले सकते हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को गवर्न करने के लिए, रन करने के लिए, लेकिन डिबेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर जैसे राइट्स नहीं मिलते। डिबेंचर के अगेंस्ट हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, डिविडेंड पे नहीं करते। डेटर्स वी नो, डिफेंसिव स्टॉक, बेटा डिफेंसिव स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जिनसे हमें कांस्टेंट रिटर्न्स आती रहती हैं। अगर आप लोग देखो तो हर कंपनी हर साल डिविडेंड पे आउट नहीं करती, डिविडेंड्स अक्यूमुलेट भी होते रहते हैं, राइट। तो डिफेंसिव स्टॉक वो होता है जिसके अंदर आपको कांस्टेंट डिविडेंड्स पे आउट होते हैं, आपको कांस्टेंट अर्निंग्स, स्टेबल अर्निंग्स आती हैं इवन इन द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न। जब पूरी स्टॉक मार्केट क्रैशिंग पर जा रही है उस टाइम पर भी आपको स्टेबल डिविडेंड्स आते रहेंगे। Depreciation, we know. Derivatives. Now, derivative is a security whose price is derived from one or more underlying asset. So, जो हम बात करते हैं स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज, करेंसीज, ये सब डेरिवेटिव्स ही है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो डेरिवेटिव इज अ ब्रॉडर टर्म, इस डेरिवेटिव के अंदर बाकी सब आएगा, स्टॉक, ऑप्शन, ऑप्शन हम अभी देखेंगे, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब, फाइन। देन वी हैव डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अब मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा जो पोर्टफोलियो है, मतलब मेरा जो रिस्क है, मैं एक एसेट के अंदर, एक सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करके रिस्क ना लूं, बल्कि मैं एक पोर्टफोलियो क्रिएट करूं जिसमें मैं कुछ स्टॉक्स, कुछ इक्विटी, कुछ प्रेफरेंस, कुछ डिबेंचर, कुछ बॉन्ड्स, ऐसे अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करूं ताकि एक चीज़ के लॉस को मैं दूसरी चीज़ के प्रॉफिट से मिटिगेट कर सकूं, ठीक है, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है ना। और पोर्टफोलियो में जब मैं बहुत सारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ डिफरेंट, उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज पोर्शन ऑफ कंपनीज इनकम, कंपनी की अर्निंग जो कंपनी रिटेन ना करके अपने इन्वेस्टर्स को पे बैक कर रही है, उसे कहते हैं डिविडेंड, फाइन। फिर इक्विटी, इक्विटी इज नथिंग बट नेटवर्थ, द कैपिटल सप्लाइड बाय कॉमन स्टॉक होल्डर्स, कॉमन स्टॉक, पेड इन कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, ओकेजनली सर्टेन रिजर्व्स, इन्हें हम इक्विटी कहते हैं। एक्सचेंज रेट, डॉलर का रेट रुपए के लिए, करेंसीज का एक्सचेंज रेट, फाइन। फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू इज द अमाउंट जो सिक्योरिटी के ऊपर छपी होती है, ठीक है, इट इज द कैश डिनोमिनेशन और द अमाउंट ऑफ मनी द होल्डर ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी गोइंग टू अर्न फ्रॉम द इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम पर जो आपको पैसा कम से कम मिलेगा उसे फेस वैल्यू कहते हैं, इसे पार वैल्यू भी कहते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि रिटन और ऑथेंटिकेटेड एविडेंस होता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन की। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि शेयर के ऊपर सारी डिटेल्स गिवन होती हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इज नथिंग बट अ ब्रोकर, ब्रोकर का अदर नेम और टेक्निकल नेम जो हम चतुर रामलिंगम की लैंग्वेज में अगर देखें तो वो क्या होगा, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। और अगर रैंचो की लैंग्वेज में देखें तो वो सिंपल बोलेगा बेटा इंटरमीडियरी इज नथिंग बट ब्रोकर। चलो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, राइट। तो गवर्नमेंट बॉन्ड इज known as government security, basically any security that is held with the government and has the highest possible rate of interest. Hedging, वहाँ पे हमने ब्रिज फाइनेंसिंग की थी ना, यहाँ हम हेजिंग करेंगे। हम एक सिक्योरिटी के नुकसान को दूसरी सिक्योरिटी के बेनिफिट से हेज कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं अपना ओवरऑल रिस्क। होल्डिंग पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए हम लोग कैपिटल एसेट को, फाइनेंशियल एसेट को होल्ड करते हैं, हम उसके ओनर रहते हैं, उसे होल्डिंग पीरियड कहते हैं। इनकम स्टॉक इज अ सिक्योरिटी विच हैज
solid record of dividend payments and offers the dividend higher than common stock. तो कुछ ऐसी सिक्योरिटीज भी होती हैं जो जनरल सिक्योरिटीज के कंपैरिजन में ज़्यादा इनकम या ज़्यादा पे आउट होल्ड करती हैं, उन्हें हम इनकम स्टॉक्स कहते हैं. फिर इंडेक्स इज द मेजर जिसके बेसिस पर हम लोग दाम डिफाइन करते हैं. इट इज अ कैलकुलेशन मेथडोलॉजी. आईपीओ, जनरल पब्लिक से पैसा उठाना. Initial public offering, a company's first issue of shares to general public is known as IPO. IPOs are issued by smaller, younger companies, जो नई नई companies होती हैं, ठीक है, जो funds लेना चाहती हैं for expansion and for growth. Internet trading, जो over internet की जाती है. Limit order पे आती हूँ मैं. Liquidation, बेटा liquidation मतलब बिक गया business. लिस्टेड स्टॉक, जो सेबी पर लिस्टेड है. शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर नोन एज लिस्टेड स्टॉक. आज की डेट में 99% स्टॉक्स लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं. लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर इज एन ऑर्डर टू बाय और सेल सिक्योरिटीज एट अ स्पेसिफाइड प्राइस. ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली एट अ स्पेसिफाइड लिमिट प्राइस और इवन बेटर. अ लिमिट ऑर्डर सेट्स अ मिनिमम प्राइस द सेलर इज विलिंग टू एक्सेप्ट and the maximum price that the buyer is willing to pay. सुनी बात है ना, बिल्कुल. बिड और आस्क को डिस्कस करते हुए हमने ये देखा था. ओके, नाउ वी हैव मार्केट कैपिटलाइजेशन. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड? टोटल वैल्यू इन रुपी, टोटल वैल्यू इन रुपी ऑफ ऑल द कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स. बेटा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटस्टैंडिंग शेयर्स? लेट मी गिव यू सम ऑप्शंस. क्या आउटस्टैंडिंग शेयर वो शेयर होते हैं जो जनरल पब्लिक होल्ड कर रही है, या वो शेयर होते हैं जिसका ओनर कंपनी खुद है? यस, आउटस्टैंडिंग शेयर वो शेयर होते हैं जिसका ओनर अभी कंपनी नहीं है, कोई और है, तभी वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना. आई एम नॉट द ओनर ऑफ दोज शेयर्स. सो टोटल वैल्यू इन रुपी of all the company's outstanding share is market capitalization. It is calculated by multiplying outstanding shares with current market price. और इससे हमें कंपनी की वेल्थ के बारे में पता चलता है. म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, मेरे पास, मेरी फ्रेंड के पास और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा फालतू सरप्लस पैसा है जो हमने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया हुआ. तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने सारे पैसे को पूल करें और किसी एक्सपर्ट की नॉलेज को यूज़ करके इस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करें. क्योंकि हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमें अभी इतनी स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, हम नए नए सीए बने हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन से डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करना चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या. तो हमने अपने सारे पैसों को पूल इन किया और एक्सपर्ट्स को दे दिया और बोला कि तुम हमारे बिहाफ पर इसे इन्वेस्ट करो. That is mutual fund, a pool of money managed by experts by investing in stock, bond and other securities with the objective of improving the savings. One-sided market वो होती है जिसमें सिर्फ potential sellers हैं या सिर्फ buyers हैं, दोनों नहीं है. मतलब मैं शेयर बेचना चाहती हूँ पर मुझे कोई सेलर बायर नहीं मिल रहा. Potential market या one-sided market. Out of money ये कॉल ऑप्शन का है, तो विल कम विद कॉल ऑप्शन ओनली. मैं यहाँ पर ऑप्शंस की बात अभी नहीं कर रही हूँ. पोर्टफोलियो, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस पोर्टफोलियो क्या होता है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट. प्री ओपनिंग सेशन हम डिस्कस कर चुके हैं. प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ स्टॉक डिविडेंड बाय द अर्निंग्स पर शेयर. ठीक है ना, कि 10 रुपये का शेयर या 100 रुपये के शेयर के बदले मुझे कितना डिविडेंड मिल रहा है. जब मैं इसका रेशो निकालूंगी बेटा तो मैं प्राइस अर्निंग रेशो की बात कर रही हूँ. हम पुट ऑप्शन को अभी पेंडिंग कर रहे हैं. आई विल डिस्कस अबाउट ऑप्शंस इन डिटेल विद यू आफ्टर कवरिंग ऑल दी अदर टर्म्स. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया अपना हार्ड अर्न मनी. अब उसके बदले मुझे कितनी रिटर्न मिल रही है, दैट इज नथिंग बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिस्क, मेरा पैसा डूब सकता है. थ्रेट, वो जो एक
क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी कि ये चीज सक्सेसफुल होएगी या नहीं, दैट इज रिस्क। सिक्योरिटीज वी नो, स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन का है तो अभी सब मार्क करते हैं। स्टॉक इज नथिंग बट अ सर्टिफिकेट जो ओनरशिप बताता है। स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट इंपॉर्टेंट। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास जितने भी शेयर्स हैं हम उनका नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर हैं, टोटलिटी में इन शेयर्स की वैल्यू 1 लाख है, तो हमने कहा कि अब हम इन शेयर को 2:1 में स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं। मतलब आज की डेट में तेरे पास 200 शेयर होंगे और इनकी वैल्यू 1 लाख ही रहेगी। फाइन, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए, वैल्यू सेम है। थिन मार्केट, थिन मार्केट वो होती है जहां पे कंपैरेटिवली लो बिड्स होती हैं, मतलब जहां पर बायर ज्यादा पैसा पे करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रेडिंग सेशन हमें पता है 9:15 से 3:30। यील्ड, यील्ड देखो हम लोग एज कंपनी प्रॉफिट कमाते हैं, राइट? इस प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज एज डिविडेंड दे देते हैं, पर होती तो ये भी इनकम है और होती तो ये भी इनकम है। जिस इनकम को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मेजर किया जाता है उसे यील्ड कहते हैं। सिंपल ना? तो यील्ड इज नथिंग बट मेजर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। Yield to call, rate of return earned on a bond before its maturity date is known as yield to call. Now, आपको ये लग सकता है कि मैम तो भाग रहे हैं। Guys, we have to study smart. सिर्फ मतलब समझना है, ठीक है? मतलब समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एंड आई कैन गारंटी यू कि आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस बड़ी इजीली हो जाएंगे। यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन एंड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। कूल? ऑलराइट। किसी डेफिनेशन को प्लीज याद करने के लिए अपने दिन, अपनी मेहनत, अपनी एनर्जी, अपना टाइम प्लीज वेस्ट मत करना। कोई जरूरत नहीं है रट्टे लगाने की, मतलब समझो बस। कीवर्ड्स जो मैं मार्क कर रही हूँ, सर्कल कर रही हूँ, उनका ध्यान रखो, दैट्स इट। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? देखो, बॉन्ड के अगेंस्ट हमें मिलता है इंटरेस्ट, राइट? अब ये जो जीरो कूपन बॉन्ड है ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम जीरो कूपन बॉन्ड बेच रहे हैं, मतलब तुम हमसे बॉन्ड खरीदो 100 रुपए का, 3 साल बाद जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो हम तुम्हें 500 रुपए दे देंगे, ठीक है? लेकिन इन 3 साल के दौरान हम तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे। तो बेसिकली जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। तो जीरो कूपन मीन जीरो इंटरेस्ट। वी आर नॉट गिविंग यू एनी इंटरेस्ट ऑन दिस बॉन्ड, बट व्हेन इट विल मैच्योर हम तुम्हें इसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा पे करेंगे। फाइन, उसे जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। देयर इज नो एनुअल इंटरेस्ट, इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट, ताकि जब हम इसे कंपनसेट करवाएं, पे बैक करें, तो हम इस पे ज्यादा पैसे पे करें, ठीक है? ये तो था आपका बेसिक। अब हम कुछ बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जब हम, तो हम इस चार्ट को रेफर करेंगे। ऑप्शंस, ऑप्शन मतलब मर्जी, चाहो तो एक्सेप्ट करो, नहीं चाहो तो मत करो। तो बेसिकली ऑप्शन इज नो ऑब्लिगेशन, इट इज अ राइट, ठीक है? ऑप्शन इज अ राइट एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन। नाउ कॉल ऑप्शन का मतलब है राइट टू बाय, और पुट ऑप्शन का मतलब है राइट टू सेल। जैसे गैम्बलिंग और वो नहीं होती बेटिंग, उसमें हम क्या करते हैं, बारिश होएगी, हुई तो तू मुझे पैसे देगा, नहीं हुई तो मैं तुझे पैसे दूंगा, राइट? सट्टा लगा रहे हैं। वैसे ही ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन के अंदर हम लोग 3 चीजों का ध्यान रखते हैं। देयर इज एन अंडरलाइंग एसेट, आइडेंटिफाइड सिक्योरिटी, उसका दाम प्री डिटर्मिन्ड होता है और पर्टिकुलर डेट पर ये ट्रांजैक्शन की जाएगी। अब हो क्या रहा है, उस पर्टिकुलर डेट पर अगर मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर दाम बढ़ रहा है, तो एज अ बायर मैं उसे खरीदना चाहूंगा। क्यों? मुझे सस्ते में मिल जाएगा ना। तो देयर इज एन राइट टू बाय, मेरे पास राइट है कि मैं इसे खरीदूं या ना खरीदूं।
और मैं इसे खरीदूंगा कब? अगर दाम बढ़ेगा। सिमिलरली पुट ऑप्शन में राइट है सेलर के पास ऑप्शन को सेल करने की, और वो सेल कब करेगा? जब उसे लग रहा है कि दाम घट जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, डरो मत, बिल्कुल भी नहीं डरना, हम एग्जाम्पल लेंगे। सपोज करो मैंने एक सिक्योरिटी आइडेंटिफाई की और मैंने अपनी फ्रेंड के साथ एक डील की। मैंने कहा कि 31 दिसंबर को हम लोग, अगर तुझे ये खरीदनी हुई और मुझे बेचनी हुई तो हम लोग इसे 1000 रुपये पे नक्की करते हैं, ठीक है। अब 31 दिसंबर को अगर इस सिक्योरिटी का दाम 1200 रुपये हो जाए, ठीक है, तो ये तो फटाफट खरीद लेगी, इसे तो सस्ती मिल गई, और ये इसे 1200 में बेच के 200 का फायदा भी कमा सकती है, राइट। लेकिन मैं इसे बेचने में खुश नहीं होंगी, मुझे लगेगा 200 रुपये का नुकसान हो गया। सिमिलरली अगर ये 1200 ना होकर 800 की रह जाए तो मैं इसे फटाफट बेचने में खुश होंगी कि भाई खरीद ले 1000 में, मुझे 200 का फायदा हो गया। लेकिन हम दोनों में से कोई भी ऑब्लिगेटेड नहीं है इसे 1000 रुपये में बेचने या खरीदने के लिए, ये हमारा ऑप्शन है, हमारी राइट है। तो उस दिन जो मैच्योरिटी डेट है या जो एक्सरसाइज डेट है, जो डेट है, स्पेसिफिक डेट जो हमने आपस में चूज की, अगर हम उस डेट को देखें तो उस डेट के हिसाब से मेरी मर्जी है, आई एम रिपीटिंग इट, मेरी मर्जी है, मैं किसी ऑब्लिगेशन में नहीं हूं कि मुझे खरीदना ही है या बेचना ही है, ठीक है। और जिस दाम पर हम इसे खरीदेंगे या बेचेंगे उस दाम को कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस, यही डेफिनेशन है। अभी के लिए आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है। जब आप लोग सीए फाइनल में पहुंचोगे ना तो आपके पास इसके ऊपर पूरा चैप्टर है कि इनका दाम कैसे सेट होता है, क्या क्या चार्जेस होते हैं, क्या होता है, उसके ऊपर पूरा चैप्टर है। पर अभी जितना इंस्टीट्यूट हमें चाहता है हम उतना ही पढ़ेंगे, फाइन। सो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं बेटा, तो पुट ऑप्शन हमने पेंडिंग किया था। पुट ऑप्शन इज एन ऑप्शन दैट गिव्स एन इन्वेस्टर द राइट टू sell a particular stock at a stated price within specified time period. Put option is purchased by those who believe that the particular stock price is going to fall, ठीक है। Similarly call option इसका opposite हो जाता है। Call option is the opposite. What is the call option? Call option कहता है an option that gives the investor the right to buy but not an obligation of a particular stock at a specific price within a specific time period. समझ आया कुछ? आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ रहा है, बिकॉज यू आर गुड चिल्ड्रन एंड यू आर अवेक एंड यू आर अलर्ट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर सिक्योरिटी मार्केट की ट्रांजेक्शंस।